एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। साधु देवराज ने मुतअद्दिद बार मेरे साथ अच्छा सलूक किया था। पंडित अशोरी लाल भी उसकी पैरवी करता था और उन्हें मेरे अंदर ना जाने क्या नजर आता था। उन्हें कीचू नजर आती थी, कीचू जो एक छाया थी, किसी की तरह नजर आती थी और फिर नजरों से उज्जल हो जाती। कीचू एक मेहरबान देवी, एक हसीन औरत का साया, एक दोशीदा का सरसराता वजूद जो बिजली बनकर अंधेरों में गुम हो जाता। और मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि कीचू कौन थी, वो क्या थी। मेरे और उसके दरमियान बस एक ताल्लुक था कि उसकी वजह से मेरी बहन को तलाक हुई। फिर बर्बादियों और तबाहियों ने मेरा पीछा पकड़ लिया। शायद बानों को पर मेरे हाथों को इंसानी के खून से रंगने में भी कीचो ही थी और उसी के सबब मेरी मासूम बहन यास्मीन ने छत से लटकर खुदकुशी कर ली। मेरे बारे में अपने दामाद को गोली का निशाना बना दिया और फिर एक और गोली दाग कर खुद दुनिया से कूच कर गए। मैं फांसी के खौफ से भागता भागता रियासत राजेपुर आ गया और उस दिन उसके रूप में प्रकाश बूंद में छुपा बैठा था। मैंने कीचो को कई बार देखा, उसने कई बार मेरी मदद की थी। कभी वो एक हसीन और जमील रूप में फिजा में लहराती बल खाती नजर आती, कभी अंधेरे में उसकी आवाज़ मंदिर की घंटियों की मानद कानों में गूंजती। उसके कई रंग थे, कई रूप थे। असलियत क्या थी मैं उससे ना वाकिफ था। मैं सोचता था कि मुमकिन है वो मेरे ज़हन खलफशार की पैदावार हो, दिमाग का खलल हो, वहम हो। लेकिन शायद साधु देवराज और पंडित अशोरी लाल ने कीचू की हकीकत को पा लिया था। दोनों जब भी मुझसे मिलते इशारतन कीचो को किसी न किसी बहाने जिक्र ज़रूर करते। मैं उनकी बातें सुनता और दिल ही दिल में मुस्कुरा कर रह जाता। कीचू, पंडित अशोरी लाल और साधु देवराज सभी अपनी अपनी जगह एक पुरअसरार मुअम्मा थे। जब उनके जी में आता वो मेरे सामने आ जाते और मैंने कभी उनकी तलब नहीं की थी, मैंने हमेशा उनकी नफ़ी की थी। लेकिन वह ना जाने मेरे अंदर क्या खूबियाँ देख रहे थे जो खुद ही अक्सर मेरी इस कम माया ज़िंदगी के किसी मोड़ पर सामने आ जाती। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मैंने कदरे उकता कर जवाब दिया। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो महाराज। मूर्खों जैसी बातें क्यों करता है बालक? साधु देवराज अस्तराब की कैफियत में गर्दन हिलाने लगा। क्यों करता है बालक? सिद्ध कीचू के सिलसिले में उससे मेरी उकताहट पसंद नहीं आई और एक लम्हे तेज़ नज़रों से घूरता रहा और फिर उसके लहजे में आजजी और इनकसारी सरायत कर गई। क्यों पंडित पुजारियों से ठटोल करता है? हमारा नहीं तो कुछ उसका ख्याल कर। समय बीत गया तो वह तुझसे रूठ भी सकती है। ऐश्वर ने तुझे जो शक्ति दान करने की ठान रखी है उसकी कदर कर मोहन। तू क्या जाने उसकी खोज में कितने महापुरुष पहाड़ों और जंगलों में भटकते भटकते मर खप गए। आज तक कोई उसके दर्शन नहीं कर सका। बड़े बड़े पंडित पुजारी उसकी एक झलक की आस मन में लिए स्वर्गवासी हो गए और एक तू है उससे नजरें चुराने की भूल कर रहा है। साधु देवराज मेरे और करीब आ गया, मेरे कंधे पर हाथ रखकर बड़ी लिहाजे से बोला, जो समय बीत गया, अब और समय बर्बाद मत कर, मजाक छोड़ दे, मन की आंखें खोल कर देख बालक, मेरी बात मान ले। बस अब चला चल, यहाँ क्या रखा है तेरे लिए, इसकी कदर कर जो तेरा इंतज़ार कर रही है। देर क्यों कर रहा है? तेरी आंखों के सामने जो धुंध है उसे दूर करके देख। तू अपने आप को इस धरती का सबसे महान और बलवान मनुष्य पाएगा। वो तुझे मिट्टी से कुंदन बना देगी। उसने तुझे पसंद कर लिया है, तेरे साथ अपना संबंध बांध लिया है। अपनी आंखों से पर्दे हटाकर देख। साधु देवराज के ख्याल में शायद पुरअसरार कीचू पहाड़ों पर मेरा इंतज़ार कर रही थी और मैं जान बूझ कर अनजान बना हुआ था। कैसा तरफा तमाशा था और मैंने दिल खोल कर कहकर लगाना चाहा, लेकिन खामोशी में ज़्यादा मसलत थी। साधु देवराज और पंडित अशोरी लाल को अगर मेरे अंदर कुछ खूबियां नज़र आ रही थी तो ये उनकी अपनी कोताही नज़र थी। हालात का तकाजा यही था कि मैं उनके सुनता रहूं और उनकी बातों की नफ़ी ना करूं।
आईजी मेहता ने मुझे रियासत से निकल जाने का मशवरा दिया था। बड़ी हवेली में पेश आने वाले खूनी वाक़े के बाद रियासत की कश्ती भी मंझधार में फंस कर डगमगाने लगी थी और ऐसे वक्त में साधु देवराज भी मुझे जंगलों और पहाड़ों पर कूच करने का हुक्म दे रहा था। क्या अजब कि उसका ज़हन कल पेश आने वाले गैर मामूली हालात का मुशाहदा कर चुका हो। वो न जाने कब से ज्ञान ध्यान में लगा हुआ था। मुमकिन है कि उसने अपनी देवी देवताओं को राज़ी करके कुछ हासिल कर लिया हो। उसे अगर मेरी ज़ात से कोई तवक्का वाबस्ता थी तो मैं उसको अपनी कम बाइगी का एहसास दिलाकर और उन पुरअसरार मामला से अपनी बेजारी का इजहार करके खुद से अलहदा नहीं करना चाहता था। किसी आड़े वक्त में वो मेरे भी काम आ सकता था। अब कुछ विचार मत कर बालक, चलने की तैयारी कर ले। साधु देवराज ने फिर आर्जी का मुजाहरा किया। इस सेवक को अपने साथ ले चलना, तेरे बहाने कुछ अपना भला भी हो जाएगा। देवी दर्शन हो गया तो ये भी मेरे जीवन की सबसे बड़ी विजय होगी। जब तक सांस चलती रही तेरे गुण गाता रहूँगा। अब निराश ना कर, मेरा कहा मान ले। मैंने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर झिझकते हुए बोला, महाराज अगर तुम कहते हो तो फिर मैं इनकार नहीं करूँगा। तुम्हारी आज्ञा का पालन ज़रूर करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो। अभी कुछ हिसाब किताब निपटाने हैं। मैं और तुझे आज्ञा दूंगा। ना ना, साधु घबराए हुए लहजे में बोला, ये मेरी आज्ञा नहीं, मेरी विनती है बालक कि तू मेरा कहा मान ले। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुझे मजबूर करके ले चलता, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए कि जो अपने मन मंदिर के द्वार खोले तेरी राह तक रही है, उसकी शक्ति अपरंपार है। मैं उसे निराश करने का विचार भी नहीं कर सकता। वो और बात है महाराज, लेकिन मैं तो तुमको अपना गुरु मानता हूँ और मैंने बात निपटानी चाहिए। बस थोड़े दिन की मोहलत और। तेरी मर्जी। साधु कपीदा खातर हो गया, हाथ मलते हुए बोला, अगर समय निकल गया तो मेरी बात तुझे याद आएगी, बहुत पछताएगा। तू नहीं जानता बालक, चिकने फर्श पर उछलना अच्छा नहीं होता। मिनिश के पग बार बार पिटते रहते हैं, बार बार फिसलने का खतरा रहता है। तो अपना रास्ता खोटा कर रहा है। तेरा यह स्थान नहीं है, तुझे तो बहुत आगे जाना है। क्या तू नहीं जानता? मैं सब जानता हूँ महाराज, मैंने तेजी से कहा, लेकिन जो पहाड़ों पर मेरी राह तक रही है वो भी ज़रूर जानती होगी कि देर क्यों हो रही है। कुछ न कुछ कारण तो होगा। साधु देवराज ने चौंक कर मेरा चेहरा बगौर देखा, फिर उसके होंठों पर एक कसूदा मुस्कुराहट फैल गई। वह खामोशी रहा और शायद बहुत देर बाद मैंने एक माकूल बात कही थी जो उसकी समझ में आ गई। चंद सानी वह बड़ी गहरी नज़रों से मुझे घूरता रहा, फिर खट खट करता मंदिर की सिमत कदम बढ़ाने लगा। सुंदिया की बातों ने मेरे ज़हन में जिस बारूद को माचिस दिखाई थी, उसके लिए मेरे पूरे वजूद में धमाके हो रहे थे और मैं साधु देवराज से छुटकारा पाकर सीधा अपने क्वार्टर में आ गया। डाली घर में नहीं थी, बाहर ताला लगा हुआ था। मैं थका मांदा अंदर दाखिल हुआ और चाबी उस तरफ उछाली और गुड्डे के साथ बिस्तर पर दराज हो गया। सुंदिया मेरी तवक्का से कहीं ज़्यादा फुर्तीली साबित हुई थी। छौनी के बड़े बड़े दिमाग अभी तक बड़ी हवेली में खेले जाने वाले हौलनाक ड्रामे का सुराग ढूंढ रहे थे। कोई सिरा उनके हाथ नहीं आ सका था। वीने चंद्र और रानी पारो भी हैरानों परेशान थी। पुलिस के खोजी भी मुजरमों की तलाश में रियासत राजेपुर का एक एक खोटा कोना खुदरा तलाश करते फिर रहे थे। अंग्रेज़ जिसने सियादी मदबराना चाल से पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना रखा था, उनकी अक्लें भी गंग हो चुकी थीं। एक ही रात में 18 इंसानों की ज़िंदगी के चिराग गुल कर दिए गए। हर तरफ धुआं ही धुआं था, लेकिन चिराग गुल करने वाले का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ उन 10 बेगौरों कफन लाशों का भी गलगा मचा हुआ था जो मैंने और पारो ने जवाबी कार्रवाई में अपने मुखालफों की इबरत के लिए छोड़ दी थी। विनिश का जहन भी इन गुत्थियों में उलझा हुआ था कि बड़ी हवेली में खून की होली खेलने वालों में किसका नाम सर फहरिस्त हो सकता है। खुद रानी पारो भी उलझी उलझी फिर रही थी। हर तरफ खौसो बहरास के स्याह बादल मंडला रहे थे। महाराजा ने कातलों की गिरफ्तारी की खातिर इनाम का जो ऐलान किया था, उसके लालच में कुछ सर फिरे टामक टोइयाँ मारते फिर रहे थे। धुंध इतनी शदीद थी कि दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और फिर अचानक कमसिन और नोखे सुंदिया ने, जो कबल अज वक्त जवानी के दरवाजे पर दस्तक देने को बेचैन थी, सामने आकर मुझे चौंका दिया। उसने बड़े तफसील से मुझे मरने वालों की परेशानी और घबराहट के किस्से सुनाए और उसे इस बात का मलाल था कि जगदीप जो उसका असल शिकार था किस्मत से बच गया। वो हवेली में मौजूद होता तो शायद किस्सा ही पाक हो जाता। एक बार रियासत की फिदा
पूरी तरह मुकद्दर हो जाती, लेकिन मतला हमेशा के लिए साफ हो जाता। सुंदिया ने मेरे गोद में हिमकते हुए बड़ी नफरत से कहा था, मोहन, अगर अब किसी ने तुम्हारे बारे में कोई गलत बात की तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बड़ी हवेली को नजर आतिश कर दूंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो मेरे इश्क में हद से गुजर चुकी थी और मैंने बड़ी मुश्किलों से उसका गुस्सा सर्द किया। अपनी कसम देकर वादा लिया था कि आइंदा वो मुझसे पूछे बिना पिस्तौल को हाथ भी नहीं लगाएगी। मैं अपने ख्यालों में गुम था कि डाली सेन को अबूर करती मेरे सामने आ गई। एक नज़र मुझे घूर कर देखा, फिर गुड्डे को मेरे करीब से घसीट कर पुख्ता फर्श पर डाल दिया। वो कसमसाया और फिर दूसरी करवट लेकर सहम गया। बहुत बड़ी बड़ी नज़र आ रही थी और मैंने उसे तलख लहजे में उसे मुखातब किया। मुझे कुछ अंदाज़ा था कि उसने रात कहाँ गुजारी होगी। मैंने उस ज़माने में उससे भी कभी कोई बात पुरस नहीं की थी। हम दोनों गुड्डे के साथ एक ही छत के तले ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसके सिवा हमारे दरमियान कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं था। डाली ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में बल खाती जाने के इरादे से पलटी तो मेरी आवाज़ तेज हो गई। मैंने तुझसे कुछ पूछा था, ये तेरी पेशानी पर सिलवटें क्यों नज़र आ रही हैं? रात भर कहाँ गायब रही? तू कौन होता है पूछने वाला? डाली झल्ला कर बोली, कभी मैंने तुझसे पूछा है कि दिल्ली से आई हुई उसे चमक छल्लों के साथ सांप और सीढ़ी का खेल क्यों खेल रहा है? डाली का इशारा तरन्नुम की जानब था। मुझे हंसी आ गई। अब तुझे भी बड़े बड़े तीखे जुमले बोलने आ गए हैं। मुझे इस तरह मुंह बनाकर मत छिड़ा करो शेरू। उसके लहजे में शिकवा उतर आया। मैं जानती हूँ कि तू मेरी बात नहीं मानेगा। राजकुमार और सुंदर सुंदर राजकुमारियों के दरमियान इसी तरह कोले मटकाता फिरेगा। कभी तुझे पुलिस पकड़ लेकर ले जाएगी, कभी सफ़ेद चमड़ी वाले इधर छौनी बुलाकर तेरी टिकटिकी पर कोड़े बरसाएंगे। तू राजकुमार के कारण इसी तरह सूली पर लटकता रहेगा। फिर अंधेरे से चलाई जाने वाली कोई गोली तुझे चाट जाएगी और राजकुमार देखता रह जाएगा। वो मुंह बसोर कर बोली, पर तू ठंडे दिमाग से सोच शेरू, तू अकेला है और वह हराम के जन्म चारों तरफ दंदनाते फिर रहे हैं। कब तक जान बचाता फिरेगा? कब तक तीस का मार खान बना रहेगा? मेरी बात मान ले शेरू, यहाँ से चुप चुपाते निकल चल। किसी के साथ याराना गांठने की कोशिश ना कर। यह सब एक सांस का खेल है। सांस जिस दिन उखड़ गई उस दिन सब रो पीट कर सब्र कर लेंगे। मेरा तेरा कोई संबंध होता तो मैं भी तेरे साथ चीता में जलकर राख हो जाती। पर ये तो सोच के हमारे गुड्डे का क्या होगा। जात डाली तलक होती चली गई। और अभी वक्त है शेरू, तू सोचता क्यों नहीं कि? बस चुप हो जा। मैं झल्लाकर उठ खड़ा हुआ। डाली जो कुछ कह रही थी वो गलत नहीं था, लेकिन मैं अपने ज़हनी इंतशार पर काबू ना पा सका। दोबारा कभी भाषण देने की कोशिश मत करना। ये क्यों नहीं मान लेता कि सच्ची बातें तुझे कड़वी लगती हैं? वो कोले पर हाथ रखकर मुझे घूरने लगी। मैंने जवाब देने की बजाय आगे बढ़कर उसके उलझे हुए बाल हाथों में जकड़ लिए। वो कर्राह कर रह गई और मैंने उसे 2-4 हाथ मारने की ठानी थी, लेकिन दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर रुक गया। जा देख कौन आया है। और मैंने उसे सर्द लहजे में हुक्म दिया, तेरे पैरों में मेहंदी तो नहीं लगी? डाली ने ज़मीन पर थूक कर हकारत से कहा, तेरी किसी राजकुमारी को रात नींद नहीं आई होगी, उसने बुलाया होगा तुझे। डाली के लहजे में जहर ही जहर भरा हुआ था। मैं जवाब देने की बजाय बाहर निकला। भूख एक बदहवास पहरे दरवाजे पर खड़ा था। मेरा माथा ठनका। शायद वह मेरे लिए कोई बुरी खबर लाया होगा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, सांस फूल रहा था। क्या बात है? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। मोहन बाबू, आपको राजकुमार ने फौरन बुलाया है, उसने लड़ते हुए कहा। मैं चलता हूँ, पर ये तेरी सांस क्यों फूली है? क्या फिर कोई मारा गया या किसी की लाश कुएं में से निकाली गई है? मुझे तो खतरा ही नज़र आ रहा है मोहन बाबू, पहरेदार हाँफते हुए बोला। जिस समय राजकुमार ने मुझे आपको बुलाने भेजा था उस वक्त तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब फिर गड़बड़ मालूम हो रही है। न जाने किस मनहूस की नज़र प्रकाश बूंद को खा गई। कुछ आगे भी बकेगा। मैं झल्ला गया। मैंने आपकी तरफ आते हुए राजकुमार के महल के पोर्टिको में पुलिस की जीप रुकते देखी थी। कलफ लगी वर्दी में कई लोग नीचे उतरे थे और मैंने उसे एक दरख्त के पीछे छुप गया। उसने बौखलाए हुए अंदाज में पूछा, मोहन बाबू, कहीं वो फिर हम गरीबों को तो पकड़ने नहीं आ गए? अभी तो पुराने जख्म भी पूरी तरह नहीं भरे। वो कराहने लगा। तू अपने क्वार्टर में जाकर अंदर से कुंडी लगा ले। पहरेदार ने हाथ बांधकर मेरे मशवरे पर शुक्रिया अदा किया और फिर उल्टे कदमों वापस चला गया। मैंने इस वक्त पुलिस की जीप किस मकसद से आई होगी? जब सबसे पहला ख्याल जो मेरे ज़हन में उभरा वो ये था कि शायद आईजी की हिज्जत तमाम हो गई होगी।
वो गालिबन अब इस पोजीशन में नहीं था कि मेरी कोई हमायत कर सके। उस पर यकीनन कोई दबाव डाला गया होगा, कुछ ऐसी शहादतें पेश करके उसे कायल कर दिया गया होगा कि उसके पास हिज्जत की कोई गुंजाइश नहीं बची होगी। आईजी मेहता के अलावा रियासत के दूसरे जिम्मेदार और मुतल्लिका अफराद के जहनों में भी ये नुक्ता ज़रूर उभरा होगा कि मुझे एक तनहा शख्स ना समझा जाए। मेरे साथ कुछ और अफराद भी होंगे जो रियासत में खून खराबे का सबब बन रहे होंगे। मेरे बारे में सब वो सर जोड़कर बैठे होंगे तो बहुत से अहम पहलुओं पर गौर किया गया होगा। मेहता ने अपने दूसरे अफसरान और मुतल्लिका लोगों को ये बावर कराने की कोशिश ज़रूर की होगी कि जब मैं छावनी में आहनी सलाखों के पीछे था तो खंडरों में 2 अंग्रेज़ मारे गए थे। जगदेव की हवेली में जिस दिन सुरेश चंद्र के साथ कुछ और लोगों की मौत के घाट उतारा गया, उस रोज़ भी मैं पुलिस अफसरान की निगाहों के सामने मौजूद था। बड़ी हवेली में मिलने वाली 18 लाशों के सिलसिले में भी फर्द जुर्म मुझ पर आयद नहीं की जा सकती, इसलिए कि खुद जगदीप की बहन अनीता ने आईजी मेहता के रूबरू गवाही दी थी कि वकूए के वक्त मैं उसके साथ था। कौन यकीन कर सकता था कि हाई कमान की जानब से भेजे जाने वाले 3 कर्नेलों और 3 संगीन ब्रदर संतरियों का काम तमाम करने के लिए शांत महल में से कोई एक सर फिरा सर से कफन बांध कर दाखिल हुआ होगा। सोचने वालों के जहन में कुछ और अफराद के मदम खाके भी ज़रूर उभरे होंगे जो इनके ख्याल के मुताबिक दरे पर्दा मेरे साथ बराबर के शरीक थे। आईजी ने दोबारा मुझे ज़ैर हिरासत लेने से बेशतर इन तमाम ठोस शहादतों और अहम पहलुओं की तरफ मुतल्लिका अफराद की तवज्जो ज़रूर मबजूल कराई होगी, मगर कमर जगदीप का असरार होगा कि मुझे एक बार और आजमा लिया जाए। जगदीप को यकीन होगा कि राजकुमार विनश मुझे बचाने की खातर अपनी सी कोशिश ज़रूर करेंगे, अपने कहरो गज़ब का मुजाहरा भी करेंगे, मगर अज़ा बाद सर डालने पर मजबूर हो जाएंगे। पहले भी यही कुछ हो चुका था। मैं इस वक्त भून में मौजूद था। अगर छुपने की कोशिश भी करता तो भून में मौजूद मेरे दुश्मन मेरी निशानदही कर देते, मुझे घेर घार कर पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया जाता। मेरे छुपने की कोशिश मेरे खिलाफ बतौर शहादत भी इस्तेमाल की जा सकती थी। मेरे फरार के रास्ते मसूद कर दिए गए। प्रकाश बून आने से बेशतर उन्होंने तमाम रास्तों पर पहरे बैठा दिए होंगे। मेरे पास बचाव की वजाहत एक ही सूरत थी, मैं बिला खौफ खतर खुद को उनके रूबरू पेश कर दूं। आईजी मेहता और साधु देवराज के मशवरों के मुताबिक रियासत राजेपुर को खैरबाद कहकर कहीं दूर चला जाऊं। मेरा ख्याल था कि कम अज़ कम आईजी मेहता मेरे साथ इतनी रात ज़रूर करेगा, अपनी बंद गाड़ियों में छुपाकर मुझे सरहद पार करा दे। इस तरह वो एक मुसलसल अजाब से निजात भी हासिल कर सकता था। मोहनदास जी, अरे मियाँ शेरू, अजी किबला मीर जमशेद आलम, कब तक कानून की नज़रों में धूल झोंकिएगा? कब तक नया उल्टे रुख को खेलिएगा? राजकुमार विनश भी रियासत में होने वाली रेशा दवानियों से तंग आकर आपसे मुंह मोड़ सकते हैं। इस वक्त क्या कीजिएगा? चूहों की तरह धर लिए जाइएगा। कोई सितम ज़रीफ अंदर बैठा कचौके लगाता था, ठट्ठा करता था, मजाक उड़ाता था, तान करता था और तंज के तीर चलाता था, दिल जलाता था, खून सुखाता था, तैश दिलाता, और फिर आपका अंजाम बड़ा इबरतनाक होगा। अरे मियाँ, तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बानो को हासिल करने की खातर तुमने बन्नो बेगम और बख्तावर के खून के हाथ से रंग लिए थे। यह खून कभी ना कभी तो रंग लाएगा। अगर मरना बरहक है तो शेर की मौत को कबूल कर लीजिए। आगे बढ़िए, अपने मुखालफों से डर कर मुकाबला कीजिए, उनकी आंखों में आंखें डालकर दबंग आवाज़ में बात कीजिए, और मौत तो एक वक्त बहरहाल मुकर्रर है, फिर डरना कैसा। एक आखिरी फैसला करने के बाद मैं विनश के महल की तरफ चल पड़ा। मुलाजम कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ आईजी मेहता मौजूद नहीं था। रियासत की पुलिस के 2 और अफसरानों के साथ 3 नए चेहरे भी मौजूद थे। उन तीनों के जिस्मों पर कीमती सूट नज़र आ रहे थे। वो बज़ाहिर खुशपोश और मिलनसार लग रहे थे, लेकिन उनकी निगाहों से खबासत झांक रही थी। मैंने कमरे में दाखिल होकर सबको प्रणाम किया। विनिश बड़ी बेचैनी से मेरी राह तक रहा था, और इससे पहले कि वह नए अफसरान से मेरा तारफ़ कराता, एक रियासती पुलिस अफसर ने कीना परवरी का सबूत देते हुए अपने साथियों से कहा, यह है मोहनदास, राजकुमार विनय चंद्र के खास आदमी। विनिश ने अपने होंठ सकोड़ लिए और उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। और नए अफसरान से मिलो मोहनदास। विनिश की आवाज़ में तलखी की लर्जश थी। ये तीनों नए साहबान बड़ी हवेली में होने वाली वारदात की तहकीक के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ़ लाए हैं। इनके शुभ नाम मिस्टर सुशील, मिस्टर केवल और मिस्टर सराज।
विनेश की तवज्जो इन तीनों की तरफ हो गई और वह सरसराते लहजे में बोला, मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने साबका तजर्बे की पिटारी से कोई चौंका देने वाला तरीका कार बरामद करेंगे। मैंने विनेश की बात खत्म होने पर इन तीनों को बारी बारी सलाम किया। हम अपनी से हर मुमकिन कोशिश जरूर करेंगे। नए अफसरान में सोशील ने गुफ्तगू में पहल की, लेकिन आपकी सहायता के बगैर हमारी कामयाबी मुमकिन नहीं होगी। आप ज़रूर कोशिश करें। विनेश का लहजा सरल था। जहां तक मेरे तावन का मामला है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपका बेहद शुक्रिया, तीनों ने यक ज़ुबान होकर कहा। अगर छोटा मुंह बड़ी बात ना हो तो एक मशवरा भी दूं। मैं अपनी ज़ुबान पर काबू न रख सका। विनेश को मेरी दखल अंदाजी पसंद नहीं आई। वो चाहता होगा कि मैं खामोश रहकर तमाशा देखूं। बाकी तीनों अफसरान मेरी तरफ मतवज्जा हो गए। वो निगाहों ही निगाहों में मुझे तोल रहे थे और मेरी जसारत पर उन्हें हैरत हुई। मैंने अपनी बात जारी रखी। आप सब पढ़े लिखे और तजर्बाकार लोग हैं, लेकिन आप हजरात अगर तफ्तीश के काम के साथ साथ रियासत राजेपुर की जगराफियाई, तारीखी और समाजी पस मंज़र का भी जायज़ा लेते रहें तो आपके काम में ज़्यादा आसानी होगी। हम आपका मकसद नहीं समझे। सोशील ने मुझे गहरी नज़रों से घूरा। आप पढ़े लिखे मालूम होते हैं। मिस्टर केवल के लहजे से उसकी तबीयत की सख्त गिरी झलक रही थी। सिराज मुझे मैंने खेद नज़रों से देख रहा था। मोहनदास, विनेश ने मेरी तरफ देखकर बड़ी संजीदगी से कहा, तुम एक नेक, सीधे साधे और वफादार आदमी हो। हमको तुम्हारे ऊपर पूरा एतमाद है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अब तक पुलिस की तरफ से तुम्हारे साथ ज्यादती होती रही है, मगर उसके बावजूद मैं तुमको यही मशवरा दूंगा कि तुम पुलिस के साथ अपना तावन बरकरार रखो। राजकुमार बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सिराज ने जुबान खोली। आपको बिला वजह पुलिस के कामों में रखना अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। मैंने तावन ही के तौर पर आप हजरात को एक मशवरा दिया था, लेकिन आप फिक्र ना करें। सोशील ने मेरी बात काटी। हम आपकी बात का ख्याल रखेंगे। बल्कि मौजूदा मामलात में हो सकता है कि हमें सबसे ज़्यादा आप ही की ज़रूरत पेश आए। मिस्टर केवल ने पहलू बदल कर खुश्क आवाज़ में कहा, आप हमारे काम के आदमी साबित होंगे। मैं जवाब में कोई सख्त बात कहने का इरादा कर रहा था कि विनेश ने मौका नज़ाकत को महसूस करते हुए गहरी संजीदगी से तीनों अफसरान को मुखातब करके कहा, आप हजरात को पहले ही बता चुका हूं कि अब तक हर मामले में बिला वजह मोहनदास को खरीदा गया है, लेकिन पुलिस या छावनी के अफसरान इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं तलाश कर सके। जो ज़्यादतियाँ मेरे ख़ास आदमी के साथ बार बार किसी न किसी बहाने से दोहराई जा चुकी हैं, अब मैं उनकी इजाज़त नहीं दूंगा। विनेश के चेहरे पर खून की गर्दिश तेज़ हो गई। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बराह रास्त महाराजा से भी इस सिलसिले में बात करेंगे। आप हम पर एतमाद करें राजकुमार। सोशील ने माहौल में पैदा होने वाली घुटन को कम करने की कोशिश की। हम मोहनदास के सिलसिले में हर तरह से ख्याल रखेंगे। जी हाँ राजकुमार, मिस्टर केवल ने सियासी अंदाज इख्तियार किया। हमें मोहनदास के साथ पूरी हमदर्दी है, मगर ज़रूरी तफ्तीश और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के सिलसिले में हमें मोहनदास को बार बार बुलाना पड़ेगा। मैं हर बार आपकी दावत पर पेश हो जाऊंगा। मैं फिर बोल पड़ा, और आपको जो गंभीर मामला दरपेश हैं उनके आखिरी क्रियाक्रम की खातर मैं आप हजरात की जो भी मुमकिन मदद करना अपना धर्म समझूंगा। आपको कोई जहमत तो नहीं होगी। सिराज के लहजे में तलवार की काट थी। मेरी जहमत की फिक्र मत कीजिए। मैं सिराज के तंद पर लापरवाही से मुस्कुरा दिया। रियासत में आदमी जहमत देने या लेने ही के लिए रहता है, और मैं अब इन जहमतों का आदी हो गया हूं। तुम अब जा सकते हो। विनेश ने मेरे तीवर महसूस करके मुझे वहां से हटाने की खातर बहाना तराशा। अभी कुछ देर बेशतर राजकुमारी शारदा ने किसी काम के सिलसिले में तुम्हें याद किया था। मुझे भी तुमसे कुछ खास काम है। शारदा की खिदमत अंजाम देने के बाद तुम मेरे पास वापस आ जाना। जो हुक्म मैंने सरे तस्लीम खम किया। फिर तीनों अफसरों पर एक उचटती नज़र डालता हुआ मुलाकाती कमरे से बाहर आ गया। विनेश ने मेरे जाने के बाद यकीनन सुकून का सांस लिया होगा। मैं शारदा की तरफ नहीं गया। भूनी में वही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। हालात की गर्दिश ने मेरी सुबह और शाम में एक भौचाल पैदा कर दिया था। मुझे किसी लम्हे पर इख्तियार नहीं रहा। 3 नए तफ्तीशी अफसरान के रियासत राजेपुर में दरामद किए जाने के बाद मेरे गिर्द खतरात का घेरा और तंग कर दिया गया था। इन तीनों की आंखों में मुझे जो निशानात नजर आए वो इस बात की गमाजी कर रहे थे कि अब की बार वो मेरी खाल के साथ मेरी हड्डियों का भी सुरमा बनाने से दरेग नहीं करेंगे। कोई एक सबूत उनके हाथ आ जाना शर्त है। 2 गवाहों के बयान और ऐनी शहादत पर तो कानून के अंधे देवता मौत का हुक्म भी बरमला सुना देते हैं। कंवर जगदीप भी शाही गद्दी का एक हकदार था।
रियासत में उसके भी हज़ारों रईस और मुअज़्ज़ज़ लोगों की ऐसी तादाद मौजूद होगी जिनमें से जाने कितने गर्दशार वफादार ऐसे होंगे जो आंख बंद करके मेरे खिलाफ गवाही दे सकते होंगे। ज़िंदगी के हर शोबे में नफ़ा नुकसान को तजारती असूलों के पेश नज़र परखा जाता है। जो ऐसा नहीं करते वो खसारे में रहते हैं। धन दौलत की लक्ष्मी उनसे रूठ जाती है। बेज़मीर लोग तो बड़े घाघ होते हैं, मौके की घात लगाए बैठे किसी शुभ घड़ी किसी नेक साथ के मुंतज़िर रहते हैं। जगदीप तो बतौर ख़ास बेज़मीर लोगों का सबसे बड़ा सौदागर था। लाखीपुर की पूरी आबादी जुराइम पेशा अफराद पर मुश्तमिल थी। जगदीप के उनके अलावा भी मेरे खिलाफ अपने असर व सरोह के जरिए कई ऐसे रंगे सैयारों के बतौर गवाह पेश कर सकता था जो सूरत हाल से नावाकिफ और अंधेरों में होने के बावजूद अपने पोतर पस्तों को हाथ में लेकर बड़ी डटाई से कह सकते थे कि जो कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। हालात ने मुझे ऐसे दो राहे पर ला खड़ा किया जहाँ एक सिमत बहसरत से मेरी वापसी की राह तक रही होगी। डाली और गुड्डा मेरी ज़ात पर कनात किए बैठे थे। पारो थी, शारदा थी, सुंदिया थी, दिल से बरामदा तरन्नम थी और जिसने शायद बहुत सारे मुझसे तवक्कात वाबस्ता कर रखी थी। राजकुमारी कमल थी जो मुझे अपने शब्बस्तानों में सैर कराने के ख्वाब देख रही थी। आकाजादी रीता थी जो ना जाने दिल में क्या ठाने ज़माने से अदावत पर तुली बैठी थी। अब शायद अनीता ने भी मुझे अपने दिल में बसा लिया। ऐसा ना होता तो जगदीप के मुकाबले में मेरी हमायत क्यों करती। बड़ी हवेली की लाशों का खून मेरे ही खाते में डाला जा रहा था, लेकिन अनीता ने बरमला मेरे हक में गवाही दी थी। उन सब के अलावा कच्चे वाला पिंडत अशोरी लाल था, साधु देवराज जो कीचू की खातर मेरे आगे पीछे हाथ बांधने खड़ा रहता था। राजकुमार विनेश ने एक ख़ास मुलाजिम को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया था। वो मेरी दोस्ती का तलबगार भी था और भी ना जाने कौन कौन था जो मेरी ज़ात में अंजुमन तलाश कर रहा था। दूसरे दिन छावनी के अंग्रेज़ अफसरान थे, बड़े बड़े करनैल थे, रियासत के पुलिस के उनके बिके हुए बड़े बड़े ओहदेदार थे जो मुझे फांसी के फंदे पर लटकता देखना चाहते थे। एक मेरी ज़ात ने पूरी रियासत में तहलका मचा रखा था। मैं बड़ी देर तक बाग के एक वीरान गोशे में दरख्त से टिका बैठा तस्बीह और रोज़ो शब के दाने शुमार करता रहा। फिर मेरे एक पुराने मुलाजिम ने जब पुलिस वालों के वापस चले जाने की इतला दी तो मैंने खुद को समेट लिया। वहाँ से उठकर दोबारा विनेश चंद्र की खिदमत में पेश होने के लिए खरामा चला। लेकिन ये हकीकत पूरी तराशकार हो चुकी थी कि कोई लम्हा कोई पल ऐसा ज़रूर आने वाला है जब या तो मैं धरती से उठ जाऊंगा या मुझे साधु देवराज और आईजी मेहता के मशवरे पर रियासत को खैर बात कहकर जंगल बियाबानों की सिमत कूच करना पड़ेगा। किसी एक जगह पाँव पिसपा पिसार कर बैठे रहने का वक़्त मुझसे रूठ चुका था। मैं जानता था कि मौसमों की वक्त की रफ्तार भी तब्दीली के मराहल तय करती रहती है। मुझे किसी बात का मलाल नहीं था। अलबत्ता एक ख्वाहिश दिल में ज़रूर खटकने लगती थी कि भून और रियासत से रुखसत होने से पहले वो बहुत सारे कर्ज उतार दूं जो ज़बरदस्ती मेरे सर थोप दिए गए थे। कल क्या होने वाला था मुझे नहीं मालूम। शायद किसी को इल्म नहीं होता कि अगले लम्हे कौन सा शगुफा सर उबारने वाला है। ज़िंदगी के बखेड़े भी बड़े उलझे हुए और खारदार होते हैं, उनसे दामन बचाना आसान नहीं होता। विनेश मुझे मुलाकाती कमरे में नहीं मिला और उसके कमरा खास में दाखिल हुआ तो उसकी निगाहें दरवाजे पर जमी हुई थी। शायद वह शिद्दत से मेरी वापसी का इंतज़ार कर रहा था। चेहरे पर बड़ी गंभीर संजीदगी तारी थी और मैंने खुद को तैयार किया। मुझे शुबह था कि विनेश 3 अफसरों के सामने ज़ुबान खोलने पर अपनी बरहमी और नाराज़गी का इज़हार ज़रूर करेगा। और बैठो, विनेश ने खिलाफ तवक्का बड़ी नरमी से कहा और मैंने उसके बराबर वाली नशस्त पर खुद को गिरा दिया। विनेश बाबू, मैंने बोलने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि पुलिस के ज़िम्मेदार और आला ओहदे पर फायद अफसरान की मौजूदगी में मुझे अपनी ज़ुबान पर तुमने जो कुछ किया अच्छा किया, वो उससे ज़्यादा तलख और सख्त रवैये के मुस्तहिक थे। विनेश के लहजे में सताइश थी और मैंने मसलतन तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यकीन जानो मैं चाहता था कि तुम उन पर बरस पड़ो। तुम मेरे मुलाजिम नहीं दोस्त हो और मैंने सब की मौजूदगी में अपनी और तुम्हारी दोस्ती का ऐलान किया है। मैं जानता हूं कि दोस्त की खातर क्या क्या कुर्बानियां देना पड़ती हैं। तुम मुझे इस सिलसिले में कभी पीछे नहीं पाओगे और मैंने इस बार दिल में कुछ और ठान रखी है। उसने बड़े ठोस अंदाज में कहा, अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। जब मुझे रात गद्दी का लालच नहीं तो फिर सियासी तदब्बर से काम लेने से क्या फ़ायदा। नहीं विनेश बाबू, मैंने तेज़ी से कहा, आप रियासत राजेपुर के सबसे कीमती और अनमोल शख्सियत हैं। मैं हाथ बांधकर विनती करता हूं कि आप मेरे कारण
तुम शायद मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। विनेश की निगाहों में शिकायतें मचल उठीं। मुझे आपकी दोस्ती पर बड़ा मान है विनेश बाबू, लेकिन बस मोहन, उसके लहजे में प्यार भरा हुक्म था, आगे कुछ मत कहना। तुम नहीं जानते कि मेरी निगाहों में तुम्हारी क्या कीमत है। तुम अनमोल हो और तुमने शारदा जैसी साफ लड़की को राम करके बड़ा कारनामा किया है। कई बार मेरी जान बचाई। अगर तुम यहाँ ना होते तो मेरी जगह कोई और जानसार होता। मैंने दबी ज़बान में जवाब दिया। एक इंसान के होने ना होने से दुनिया के कारोबार ठप तो नहीं हो जाते। मुझे अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रहा। एक बात पूछ सकता हूँ? विनेश ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। आप हुक्म दें, मैं सर हाजिर कर दूंगा। मैंने अदब को मलहूज़े खातर रखा। क्या मैं ये समझूं कि मोहन अब दोस्त से किसी बात पर नाराज़ है? और विनेश ने गुलूगीर आवाज़ में दरियाफ़त किया, ये आप क्या कह रहे हैं? और मैंने आगे बढ़कर विनेश के हाथ को बोसा दिया। मोहन बाबू, आप तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सरमाया हैं। मैं तो सिर्फ एक आस्थान था जिसकी छत नहीं थी, और आपने मुझे इन उजड़े मकानों से निकाल कर अपने बराबर बैठा लिया। मैं भला आपसे नाराज़ होकर कहाँ जाऊँगा? कुछ नए अफसरान के आ जाने से विनेश कबीदा खातर था। कुछ हालात की तेज़ी से बदलती हुई गर्दिशों से मेरा सर घूम गया था। साधु देवराज और आईजी मेहता की बातों में मेरे सारे मंसूबों को मुतज़लज़ल कर दिया था। कुछ देर हमारे दरमियान इसी किस्म की शिकवा शिकायत होते रहे। दिलों का गुबार छटा तो विनेश ने एक सर्द आह भरकर कहा, मोहन, क्या तुम इन बातों का इल्म नहीं है जिन्होंने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन बर्बाद कर रखा है? तुम तो मुझसे बहुत करीब हो। आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैंने मचल कर पूछा। मुझे यकीन था कि विनेश कोई अच्छी खबर नहीं सुनाएगा, लेकिन जब उसने दिल सोज अंदाज में राजकुमारी कमल और कमर जगदीप के दरमियान होने वाले रिश्ते का जिक्र किया तो मैं थम कर रह गया। तो मुझे हंसी आते आते रह गई। मैंने जो शोशा छोड़ा था उस वक़्त विनेश की बेचैनी मुझे उसकी वाह दे रही थी। कल ही जब मैंने उसे राजमहल जाने का और राजकुमारी कमल से मुलाकात का हाल सुनाया था तो वो खुशी से खिल उठा था, और आज वो किसी हारे हुए जवारी की तरह अपना सारा धन दौलत लुट जाने पर मलोल नजर आ रहा था और बड़ा दिल गिरफ्तार दिखाई दे रहा था। मैंने जिस वक़्त रानी पारो को यह हदायत दी थी कि वह भून में जगदीप और राजकुमारी कमल के रिश्ते की अफवाहें संजीदगी से फैला दे, उस वक़्त मुझे विनय चंद्र पर मुरतब होने वाले असरात का गुमान तक नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता कि विनेश जैसी हैसियत का मालिक इतनी जल्दी हाथ पैर ढीले कर डाल देगा। वो एक लम्हा गुजर गया तो मुझे अपने सितम की शिद्दत का एहसास हुआ। विनेश पर एक यास का आलम तारी था। यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी यकलख्त लुट गई हो। उसकी कफ़ियत देखकर मेरा दिल चाहा कि उसे सब कुछ सच सच बता दूं कि जो खबर भून में गूंजती सुनाई दे रही है उसमें कोई सदाकत नहीं। मोहन, विनेश की आवाज़ लर्जने लगी। सब कुछ होते हुए भी आज हम अपने आप को बहुत कम तर दर्जा का इंसान समझ रहे हैं। अब हमसे जीने का सहारा भी छीना जा रहा है और हम अपनी बेबसी पर उफ भी नहीं कर सकते। मैंने विनेश को सीने से लगा लिया। विनेश बाबू, मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की। आप तो बहुत बहादुर आदमी हैं, इतनी सी बात पर परेशान हो गए। लोग तो आपकी हिम्मत और शुजाअत की दाद देते हैं, आपके बुलंद हौसले की तारीफ़ें करते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि आपके कानों तक जो खबर पहुंची है वो सच ही हो, और ये भी तो हो सकता है कि किसी ने आपके सुकून को बर्बाद करने की कोशिश की हो। लेकिन मुझे जिन लोगों ने ये दिल हालात देने वाली खबर सुनाई है वो मोतबर लोग हैं, और वो मेरा सुख चैन क्यों बर्बाद करेंगे? मुझे आपके दुख का एहसास है, लेकिन मुझे इस खबर की तस्दीक का एक मौका तो दें। और मैंने उसके शाने दबाते हुए बड़ी अपनाई से कहा, जब मैं राजकुमारी कमर से मिला था तो उसने इशारतन भी कमर जगदीप के बारे में कोई खबर नहीं की थी। उसका बड़ी हवेली जाने का मतलब ये तो नहीं समझा जा सकता कि अपने रिश्ते की खबर पर वह मोहरे सदाकत लगाने की खातर वहाँ गई हो। वह एक पढ़ी लिखी सुलझे दिमाग की लड़की है। आम लड़कियों की तरह वो अपनी शोहरत का ढंढोरा पीटने की भी आदी नहीं, और वो कमर जंगदेव में दिलचस्पी ले रही है तो फिर उसे राजमहल में मुझे हाथों हाथ ले जाने की क्या ज़रूरत थी? वो बखूबी जानती है कि आपके कल्बो नज़र में मेरी क्या हैसियत है। काश तुम्हारे अंदाजे दुरुस्त साबित हों, लेकिन अगर रिश्ते की खबर सच साबित हुई तो। विनेश बोलते बोलते यकलख्त खामोश हो गया और मुझे उसके गम का एहसास सताने लगा। मेरे कदम फिर डगमगाने लगे। जुबान रह रह कर लड़खड़ा रही थी, मगर मैंने खुद पर जबर किया समझा, और जो मैंने और रानी पारो ने मिलकर भून के लोगों तक जो खबर पहुंचाई थी, हमने पासा फेंका था, वो पो बारा साबित हुआ। मगर विनेश पर इख्तलाजी कफ़ियत तारी हो गई। मेरे बस में तो राजकुमारी कमल को राजमहल से चोरी करके उसके कदमों में ला डालता। ये बात मेरे दायरा अख्तियार से बाहर थी।
बहरहाल मैंने विनिश को इसके हाल में मुब्तला रखा और इस तरह उसके ज़हन में वो शिद्दत और बर्दाश्त पैदा होने की भी अमकान थी जो कमर जगदीप के मजाज का खासा थी। अब तक बड़ी हवेली में कई बार भूचाल आ चुका था, कई बार बरसात का नक्शा तब्दील हुआ। मुतअद्दिद मौक़ों पर उसे शिकस्त फाश से दो चार होना पड़ा। यकमुश्त 18 आदमी बेगुनाह मारे गए। सुंदिया ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। एक की तलाश में नाकाम होकर वो दीवानी हो गई थी। फिर जो भी उसके सामने आया उसके जुनून का शिकार होता चला गया। सियासी हवाओं ने कई बार अपना रुख तब्दील किया, लेकिन कमर जगदीप अपनी जगह अटल रहा। उसने कभी माथे पर कोई शिकन लाकर अपनी कम हिम्मती का या हार तस्लीम करने का इजहार नहीं किया। वो एक दाव हार जाता तो कोई दूसरा आजमाने की तदबीरें तलाश करने लगता। ये उसकी बुलंद हिम्मती और कुव्वत बर्दाश्त की अलामत थी कि विनिश को भी इसी पुख्ता रंग में देखने का मुतमन्नी था। विनिश बाबू, और मैंने उसकी अचानक खामोशी का राज पा लिया। वो शायद ये कहना चाहता था कि अगर राजकुमारी कमल उसे ना मिली तो वह मौत के अंधे कुएं में छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेगा। राजकुमारी ऐसी ही खूबियों की मालिक थी कि उस पर हज़ारों जिंदगियां नछावर की जाती तो भी कम होता। लेकिन मेरे सामने कोई और नहीं, विनिश था, मेरा मोहसिन, मेरा आका, मेरा दोस्त। उसने मुझे पनाह देकर जीने का हौसला दिया था और मैं उसे मंझदार में बेयारो मददगार कैसे छोड़ देता। उसी की खातर तो मैंने अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रखी थी। उसी के मुखालफिन के खून से हाथ रंग लिए थे। अब तो मेरा जीना मरना सब उसके साथ मशरूत था। मैं उसे अपना दिल, अपना जिगर समझता था। उसके एहसानात की फहरिस्त बड़ी तवील थी। मैं एहसान फरामोशी या नमक हरामी का सबूत किस तरह देता, और मैंने उसकी दिलजोई की खातर ठोस आवाज़ में कहा, अपने साकीर दोस्त और नमक ख्वार पर एतमाद करें। ये हकीकत आप भी कबूल करेंगे कि राजकुमारी कमल किसी फ़र्द वाहद की जागीर नहीं। वो बालग है, खूबसूरत है, हसीन है, ऐसा चमकता दमकता अनमोल और नायाब हीरा है जिसे हासिल करने की खातर कोई भी दिल वाला अपनी जान की बाजी लगा सकता है। रियासत राजेपुर में सिर्फ एक आप ही उसके तलबगार नहीं हैं, और भी कई राजकुमार और कई रईस घरानों से अलग रखने वाले उसकी राह में बतौर उम्मीदवार हाथ बांधे खड़े होंगे। दीदा दिल फर्श राह करने का सौदा सर में लिए बेताबी से किसी ऐसे सुनहरी मौका के मुंतज़िर होंगे जब वो महाराजा से उस दरे नायाब को मांग सकें। आपकी हैसियत दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मुमताज़ है। जगदीप की तरह आप भी राजगद्दी के हकदार हैं। मुझे महाराजा की दूर अंदेशी और मामला फहमी से यही उम्मीद है कि वह आप दोनों में से ही किसी एक का इंतखाब करेगा। मेरी आवाज़ गले में रुंधने लगी और मैंने विनिश को किसी महबूब की तरह अपने सीने की कुशादगी में छुपा लिया। भगवान न करे कि आपके मुकाबले में कुर्रा फाल उसके हक में निकले, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके रास्ते के कांटे को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मोहन, मोहन, और विनिश की आवाज़ कपकपाने लगी। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फ़ख्र है। मैंने तुम्हारा इंतखाब करने में गलती नहीं की। आप मुझे सिर्फ एक इशारा करके देखें। मैं रवानी में बोलता चला गया। बेशतर इसके कि रियासत में जगदीप और राजकुमारी कमल के रिश्ते की गोलियां सुनाई दें, मैं उसका सर काटकर आपके कदमों में ला डालूंगा। मुझे विश्वास है मोहन, मेरे कुव्वत बादू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, और मुझे तुम्हारी हर बात का विश्वास है। लेकिन अभी तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे। विनिश के दिल से गमों के बादल छटने लगे। उसने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। मुझे वचन दो, मेरी मर्जी के बगैर तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। कौन सर फिर अपनी मर्जी से गलत रास्ते का इंतखाब करता है। मेरे अंदर टूट फूट शुरू हो गई। विनिश बाबू, फांसी के फंदे का ध्यान ही बड़े बड़े सूरमाओं के पित्ते पानी कर देता है। ये तो हालात और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी होती है कि इंसान को जुनून की साथ तक ले जाती है जहाँ वह बुरे और भले की तमीज़ नहीं कर पाता। अंधेरों से निकलने की खातर आंखें मूंद कर सर पेट उजाले की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। खाई में ऊंधे मुंह गिरने के बाद ही उसे गंदगी में लत-पत हो जाने का ख्याल आता है। उस वक़्त समय बीत चुका होता है। एक झूठ को छुपाने के कारण इंसान को दूसरा झूठ घरना पड़ता है। बात से बात निकलती है तो अफसाना बन जाती है। मेरी ज़िंदगी की कहानी में भी बड़े पीछो खम हैं। आप रास्ते में ना आ जाते तो मेरा हाथ ना थाम लेते तो मैं भटक कर ना जाने किस दलदल में फंस चुका होता। और दरवाजे पर महज़ब अंदाज में दस्तक की आवाज़ उभरी तो मैं अपना जुमला पूरा ना कर सका। विनिश भी संभल गया। रानी पारो दस्तक देने के बाद अंदर दाखिल हुई। मैं समझ गया कि वो किसकी तलाश में आई होगी। उसने निगाह में मुझसे शिकवा किया और मैं कई दिनों से वादा करने के बावजूद उसकी तरफ नहीं गया था। मैंने नज़रें झुका ली।
मुलाकाती कमरे में राणा कबाल समेत रियासत के कुछ दूसरे रईस भी मौजूद हैं। पारो ने विनिश को इतला दी। मैं नजरें नीची किए ख्वाबगाह के बराबर वाले कमरे में चला गया, जहां शारदा सुंदिया के साथ कुछ गपियों में मसरूफ थी। कुछ देर बाद पारो भी उधर आ गई और कुछ देर इधर उधर की रस्मी बातें होती रहीं। फिर पारो ने मुझे सुनाने की खातिर शारदा से कहा कि पूरी रियासत में हलचल मची हुई है। 18 इंसानों के खून से बड़ी हवेली को सोगवार बना दिया है। हर शख्स एक दूसरे की शक्ल देख रहा है। कातिल कौन है, ये सवाल हर मुतलक्का शख्स की ज़ुबान पर है। पुलिस और छावनी के अफसरान पूरी तरह सरगर्म हैं और इस बार भी मुजरम गिरफ्तार ना हुआ तो पुलिस के पूरे निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ रूनमा होंगी। महाराजा बार बार कानून नाफज करने वाले इदारों को फ़ोन कर रहे हैं। उन्हें सख्त हदायत जारी कर दी गई हैं। पर वो दरे पर्दा मुझे रियासत की सूरत हाल से आगाह कर रही थी। मैंने कई बार उसे इशारा किया कि इस जिक्र को ख़त्म कर दे, लेकिन वो मेरे इशारों का मफहूम नहीं बांध सकी। वो कातलों के सिलसिले में बड़ी हजान खेत बातें कर रही थी। उसे क्या खबर थी कि बड़ी हवेली में 18 इंसानों के खून से हाथ रंगने वाली शख्सियत, मासूम नज़र आने वाली नौखेज़ सुंदिया के रूप में इसी कमरे में मौजूद थी। मैं नहीं चाहता था कि इन बातों का जिक्र सुंदिया की मौजूदगी में हो, और मेरे अख्तियार में होता तो मैं सुंदिया को गोद में उठाकर वहाँ से दूर ले जाता। मेरे बरअक्स सुंदिया बड़ी मुतमिन और हालात से लातअल्लक नज़र आ रही थी। ऐसी भूली और मासूम सूरत बनाए बैठी सब कुछ सुन रही थी, जैसे उसे हालात के सिरे से कोई इल्म ही ना हो। महारानी माया देवी और कसम शारदा को तलाश करती हुई आई तो मैं जल्दी से मलहका कमरे में चला गया। मैंने मुंह हाथ धोकर लिबास तब्दील किया। दिल भून से निकल कर रियासत की सड़कों पर मटर गश्त करने को चाह रहा था, लेकिन मैंने फ़िलहाल अपना इरादा तर्क कर दिया। हालात अभी चहलकदमी के लिए नामौजूद थे। चारों तरफ जाल बिछे होंगे। विनिश बाहर राणा कबाल और रियासत के दूसरे सरआबरलवा लोगों के हजूम में घिरा बैठा था और मुझे अकेले में वहशत होने लगी। तो मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर मेरी उंगलियां मेज़ पर रखे हुए फ़ोन के डायल पर मचलने लगी। मैंने राजमहल के नंबर घुमाए थे। इत्तफाक ही था जो खुद राजकुमारी कंवल ने फ़ोन रिसीव किया और उसने मेरी आवाज़ सुनी तो खुशी का इजहार करते हुए बोली, काश इस समय मैं भगवान से कुछ और मांग लेती। उसकी आवाज़ में परिंदों की चहकार थी। क्या तुम विश्वास करोगे कि अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मैं आपको इतना बद मजाक भी नहीं समझता था। रवानी में एक नाम मौजूद जुमला मेरी ज़बान से फिसल गया। हीरे को खुद अपनी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता, उसने दबी ज़बान में जवाब दिया। उसकी कदर सिर्फ जोहरी कर सकता है। इतनी खूबसूरत बातें ना किया कीजिए। अल्फाज को कभी आपकी नज़र भी लग जाती है। ओह मोहन, यू आर ग्रेट, वो जोश में बोली, और तुम रियासत के सबसे ज़हीन और खुशकिस्मत आदमी हो। कल रात ही महाराजा कह रहे थे कि तुम्हारे जैसे सियासी तदब्बर रखने वाले को राजमहल में होना चाहिए था। वो ये भी फरमा रहे थे कि तुम पहले शख्स हो जिसकी पहलूदार शख्सियत ने उन्हें बेहद मुतासर किया है। वो तुम्हारी जुर्रत और बसीरत के गुण गा रहे थे। यू आर रियली ग्रेट। खुद अपने बारे में आपकी क्या राय है मोहन? सुनो मोहन, राजकुमारी कंवल ने बड़ी खूबसूरती से मेरे सवाल से गुरेज किया। तुम अगर इस वक्त राजमहल में आ जाओ तो मैं बहुत खुश होंगी, मगर वापसी में जल्दबाजी ना करना। हम इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। जी तो चाहता है, लेकिन बड़ी हवेली के अंदरनाक हादसे ने फिजा मुकद्दर कर दी है। डर लगता है कि कहीं कर्नल हार्डिंग फिर मुझे अपना मेहमान न बना लें। मैंने जहर खान से कहा, एक बार पहले भी इनकी मेहमान नवाजी का मजाक चख चुका हूँ। हम तुमसे शर्मिंदा हैं। उसके लहजे में अफसरदगी तैर गई। महाराजा को इसका अफसोस है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़रूरत से ज़्यादा अख्तियारात और जिम्मेदारियाँ भी इंसान को खामोशी पर मजबूर कर देती हैं। मैंने चुभते हुए अंदाज में कहा। फिर यक लख्त गुफ्तगू का रुख बदल दिया। मैंने इस वक्त आपको एक ख़ास मकसद से फ़ोन किया था। कोई ख़ास बात? वो तरद्दुद से बोली। ऐसी कोई ख़ास बात भी नहीं है, ताहम मैं एक लम्हे को झटका। मुनासिब समझे तो बता दो, वरना बेचैनी रहेगी। उसने बड़े इश्तियाक से दरियाफ़त किया। एक मशवरा देने की जसारत कर रहा हूँ। मैंने निपे तुले अल्फाज इस्तेमाल किए। कोई हर्ज और जहमत ना समझें तो एक बार बड़ी हवेली का चक्कर लगा लें। महाराजा की जन्म से खैर सगाली का फ़र्ज भी पूरा हो जाएगा, और कंवर जगदेव के गमों की शिद्दत में कुछ कमी भी हो सकती है। वहाँ की सोगवार फिजा में खुशगवार तब्दीली भी रूनुमा हो सकती है। बड़ी हवेली में तो हम अक्सर जाते रहते हैं, उसने हैरत से कहा। फिर अपनाइए से बोली, तुम कहो तो आज ही चली जाऊँ। अनायत होगी आपकी, लेकिन यह बात किसी पर ज़ाहिर ना हो कि बड़ी हवेली जाने का मशवरा मैंने दिया था। मैंने अदब से कहा, तुम मुझ पर एतमाद कर सकते हो। एतमाद ना होता तो फ़ोन करने की जसारत भी ना करता।
मैंने वजाहत की। हमारी तरफ कब आ रहे हो? उसने फिर अपने शौक का इजहार किया। सर से कफन बांध कर बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन आपके हुक्म की तकमील बहुत जल्द करूँगा। हम हुक्म नहीं दरख्वास्त कर रहे हैं। कुछ दरख्वास्तें भी हुक्म से ज़्यादा वजनी होती हैं, मैंने सरसराते लहजे में कहा। फिर जल्दी से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। पहले भी अक्सर इजलत में फ़ोन बंद कर चुका था। राजकुमारी ने यही सोचा होगा कि कोई सामने आ गया होगा। उसकी आवाज़ की शरीनी ता देर मेरे कानों में रस घोलती रही। मंदिर की घंटियों की तरह उसके लहजे की खनक सजाए बाज गश्त पैदा करती रही। मैं राजकुमारी के तस्वर में डूब डूब कर उभरता रहा। शाम ढली तो प्रकाश बूंद में यह खबर बिन बनाने लगी कि राजकुमारी कंवल ने फिर बड़ी हवेली का दौरा किया और खासी देर तक वहां कंवर जगदेव के साथ रही। विनिश के दुश्मनों को एक बार फिर जश्न मनाने का मौका मिल गया। वो ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर सोग सजाए मुलाकाती कमरे में विनिश के चेहरे के बदलते रंग देखने की खातर चक्कर लगाते रहे और दूसरी जन्म कंवर जगदेव अच्छी खासी खुशफहमी में मुबतला हो गया होगा। कमल राजगद्दी से मशरूत नहीं थी, लेकिन उसका किसी खास फर्ज से राब्ता खास ही अहमियत रखता था। जगदीप ने उसकी बड़ी हवेली के यक्के बाद देगरे चक्कर लगाने के क्या कई महनी पहनाए होंगे। वो राज गद्दी हासिल करने की खातर छौनी वाले से तलकात बढ़ा रहा था। कमल को बार बार नज़रों के सामने देखकर उसके दिल के ख्यालात झंझना उठे होंगे। उसने सोचा होगा कि राजगद्दी के ख्वाब देखने की ताबीर इस वक्त ज़्यादा नज़दीक आ रही है और कमल का बड़ी हवेली का जानब झुकाव महाराजा को भी जगदीप के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। मुझे पारो की ज़बानी मालूम हुआ कि जगदीप ने आज ख़ास एहतमाम से राजकुमारी कंवल का खैर मकदम किया था। उसके चेहरे से खुशी फूट रही थी। वो कमल के सामने गोया बिछा जा रहा था। पारो से दूसरे अफराद की मौजूदगी में ज़्यादा बात नहीं हो सकी। उसने राजकुमारी कंवल के बारे में भी ज़्यादा तफसील से बात नहीं की। वो मुझसे नाराज़ थी और मैं कई रातों से वादा करने के बावजूद उसके शबस्तान की तरफ नहीं जा सका था। उसके जहन में बहुत सारी बातें इकट्ठी होंगी और मैंने उससे रात आने का अहद किया और फिर रानी पारो से सरसरी मुलाकात के बाद मैं मेहमान खाने की तरफ प्रीत के रंगो ढंग देखने जा रहा था। उसकी नफ़रतों का कर्ज मेरी ज़ात पर बढ़ता जा रहा था और मैं उसे बावर कराना चाहता था कि उसकी निगाहों के बदले व तेवर मेरे दिल पर कोई ज़ख्म कोई घाव नहीं लगा सकेंगे। मैं उस पर वादे करना चाहता था कि मोहनदास गोश्त पोश से बना इंसान ज़रूर है, लेकिन वक़्त आने पर पत्थर भी बन सकता है। वो कंवर जगदेव का साथ दे रही थी और कभी भूले से भी उसके ज़हन में यह ख्याल नहीं आया कि वो जिसकी मुखालफत पर कमर बसता है वो उसका भाई है। वो भूल में रहने के बावजूद उसकी खुशियों को जलाकर राख कर देने की आरज़ूमंद थी। जगदीप से यक तरफा मोहब्बत ने उसे अंधा कर दिया। एक वही क्या कसम, शंकुतला और हिमा सब भी अंधी हो रही थी और शंकुतला ने इश्क की शिद्दतों को कम करने की खातर अंदर की आग बुझाने की खातर कई घाट तलाश कर रखे थे। उसका एक इश्क अजीब था, बड़ा निराला था और एक तरफ वो जिस्मानी ताल्लुकात की खातर नए नए महाज तलाश करती रही और दूसरी तरफ जगदेव पर भी अपना तसल्लुत जुमाने की दौड़ में पाया रुबकाब थी। एक बार उसने मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर मेरी मर्दानगी का खराज वसूल किया था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं अभी ज़िंदा था, वरना वो पुराने लिबास की तरह एक दो बार किसी की आगोश में हमकने के बाद उसको हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देने की आदी थी। किसी खास वजह से उसने मुझे ढील दे रखी थी। शायद जानती थी कि बार बार बारूद को चिंगारी दिखाने वाले कभी अपना हाथ भी जला लेते हैं। मैंने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन प्रीत का दरिया चढ़ा हुआ था, वो बहुत तेज़ बह रही थी। मैं उस पर बंद बांधने का इरादा कर चुका था। वो विनिश के मुखालफिन में से थी, इसलिए मुझ पर हराम नहीं थी। मैं मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता हुआ प्रीत के कमरा खास की जनब कदम उठा रहा था जब शारदा एक मोड़ पर अचानक मेरे सामने आ गई। उसने मुझे हैरत और मैंने खेद नज़रों से देखा। मेरे कदम ज़मीन में गड़ गए और मैं बर वक्त गिरफ्तार हो गया। प्रीत की खुशकिस्मती के एक बार फिर उसके काम आ गई। मोहन, तुम? और शारदा ने रिहायशी कमरों की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूछा। इधर कहाँ जा रहे हो? शारदा की निगाहों में हसाद के चिराग जल उठे। एक ज़रूरी काम याद आ गया था। मैं गड़बड़ा गया। वो ज़रूरी काम कौन था? उसने पहली बार मुझे अजीब नज़रों से घूरा। शंकुतला, प्रीत या कोई और? तुम गलत सोच रही हो शारदा। मैंने तड़प कर अपनी सफाई पेश की। तुम भून की वाहद लड़की हो जिससे मैंने आज तक कोई झूठ नहीं बोला। मेरे माजी के सिवा मेरी किताब ज़िंदगी का एक एक वर्ग तुम्हारे सामने खुला हुआ है। शंकुतला के लिए मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था।
वो मेरा इश्तियाक नहीं, मेरी मजबूरी थी, वरना उस गंदे रास्ते पर कदम उठाना कभी भी मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं था। इस वक्त कहाँ जा रहे थे? वो मेरे चेहरे पर नजर जमाए खड़ी थी। मेरी जज्बाती वजाहत ने उसके दिल में पैदा होने वाले शक को कम कर दिए थे। वो बड़े दबे कदमों मेरी जिंदगी में दाखिल हुई थी। वो भून की सबसे संजीदा, जहर और दूर अंदेश और पढ़ी लिखी लड़की थी। सबसे अलग थलग रहने की आदि उसने भून की लघुयात से बचने की खातिर खुद को मोटी मोटी किताबों के अंदर बंद कर लिया था। वो हसीन थी, जवान थी, उसकी एक नज़र किसी को भी अपना गुलाम बना सकती थी, लेकिन वो सबसे मुख्तलिफ साबित हुई। उसने अपने गिर्द बुर्दोबारी और संजीदगी का ऐसा हिसार बना लिया था जिसको अबूर करने की जुर्रात किसी में नहीं थी। मेरी और उसकी ज़िंदगी बड़ी ममासरत रखती थी, शायद इसलिए उसने मुझे अपने लिए मुंतखब कर लिया था। किताबों के मुताले ने उसको मेरी शिनाख्त में बड़ी मदद की। उसने बड़ी खूबसूरती से मेरे तालीम याफ्ता होने के राज को खुद मेरे हलक से उगलवा लिया था। प्रकाश बूंद में रात की तारीकी में मुलाजमों और ड्राइवरों के साथ राजकुमारियों और बांदियों को जो खेल खेले जाते थे वो उनसे भी वाकिफ थी, लेकिन उसे इनसे कोई सरोकार नहीं था। रफ्ता रफ्ता उसने बड़ी जहानत से मेरा हाथ थाम लिया, मुझे अपनी ज़िंदगी से वाबस्ता कर लिया। यही वाबस्तगी उसका सरोकार थी, वरना शायद इस वक्त तो मुझको नज़रअंदाज करके कतरा कर किसी और सिमत निकल जाती। मोहन, मैं तुम्हारी खामोशी को क्या समझूं? उसने असलियत जानने के लिए इसरार किया। शारदा, मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह, मैंने लफ्ज़ों से खेल कर उसे बहलाना चाहा। क्या तुम्हें मोहन पर एतमाद नहीं रहा? तुम जो समझ रहे हो वो बात नहीं है, शारदा ने वजाहत की। जहाँ रूह की गहराइयों के रिश्ते हों वहाँ दूसरे आर्जी रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। मेरी बात समझने की कोशिश करो मोहन। तुम डाली के साथ एक ही क्वार्टर में रहते हो। डाली भी जवान है, मैं जानती हूँ कि वह भून के रंग में रंग चुकी है, लेकिन मैंने तुमसे कभी कोई बात पुरस नहीं की। क्या तुम इसे मेरा एतमाद नहीं कहोगे? तबीयतों में हम आहंगी बड़ी मुश्किलों से पैदा होती है। जहाँ जज्बे सादक और सच्चे हों वहाँ गिरेज से काम नहीं लिया जाता। तो मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो मैं तुम्हें। शारदा, मैंने बेइख्तियार उसके हाथ थाम लिए। मैं इस वक्त फरीद की तरफ जा रहा था। क्या उसने भी तुम्हें बुलाया था? शारदा बस मुर्दगी से बोली। नहीं, मैं खुद एक बार उससे मिलना चाहता था। मैंने साफ गोई इख्तियार की। उसकी नफरतों मैंने हंस हंस कर बर्दाश्त की हैं। उसकी ज़ुबान ने हमेशा मेरे लिए जहर उगला है। मैं उस जहर को पीता रहा और बूंद के सारे लोग हत्ता के मुलाजमीन भी जानते हैं कि वो विनश थे। खूनी रिश्तों में गुंदी होने के बावजूद बरमला कंवर जगदीप के साथ राह रस्म बढ़ा रही है। मेरी भी बला से, लेकिन अब पानी सर से ऊंचा होने लगा है। प्रीत हद से तजावज़ करने लगी है। वो विनश के मुकाबले में जगदीप को तरजीह दे रही है। बड़ी हवेली की वारदात के बाद वो जगदीप के कहने पर मेरे खिलाफ एक मौसर गवाह बन सकती थी, लेकिन शायद उसे मौका नहीं मिला। इससे पहले कि कुमारी अनीता ने आईजी के सामने मेरी पोजीशन साफ कर दी, उसने ये बयान दिया कि जिस वक्त बड़ी हवेली में कोई खून की होली खेल रहा था उस समय वो प्रकाश बूंद में मौजूद थी और मैं उसकी नज़रों के सामने था। अनीता विनश की नहीं, जगदीप की बहन थी। बकुए वाली रात वो हमारे भूंड में मौजूद थी। वो अगर चाहती तो मौका से फ़ायदा उठाकर मुझे बेगुनाह होने के बावजूद फंसवा सकती थी। प्रीत और कुमारी हिमा भी उसके हमनवा बन जाती। हालात के इस धारे में कुछ और भी शरीक हो जाते। पुलिस इन गवाहों की बुनियाद पर मुझे आखिरी क्रियाक्रम तक पहुंचाने से गुरेज न करती। मैं खामोश नहीं हुआ और मैंने जानबूझकर सुंदिया का नाम लेने से गुरेज किया। यह हकीकत भी छुपा ली कि उस रात मैं कुमारी अनीता के कमरे खास में तन्हा उसके साथ मौजूद था, जबकि प्रीत ने वहां दाखिल होकर उस हादसे की इतला दी थी। शारदा को मुतमिन करना जरूरी था और मैंने जज्बाती अंदाज में अपनी बात जारी रखी। लाखीपुर के शोहरा पुष्ट बदमाश और पुलिस की काली भेड़े जगदीप को खुश करने की खातर बस एक मौका की तलाश में दिन रात एक किए हुए हैं। वो एक पल की तलाश में हैं और जब किसी ठोस शहादत का सहारा लेकर मेरे ऊपर गोली दाग सकें और फिर वो चैन की नींद सो सकेंगे। इतनी सारी बातें तुमने अपने सीने में छुपा रखी थी और मैं कतई बेखबर रही। शारदा ने बड़ी अपनाई से शिकवा किया। क्या तुम मुझे ये सब कुछ पहले नहीं बता सकते थे? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता शारदा। और मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा अपने हाथों में ले लिया। मैं अनीता को जानती हूँ। वो इंग्लिस्तान में आला तालीम हासिल कर रही है और उस पर मगरब का रंग ज़्यादा गहरा है। वहाँ द्रोह गोई को ऐब समझा जाता है। एक तबका और ज़रूर है जो अपने मफाद की खातर दूसरों के सीने में खंजर घोंपने को तैयार रहता है, लेकिन जुर्म को कर गुजरने के बाद वो एतराफ़ भी कर लेते हैं।
अनीता ने अगर तुम्हारे साथ ये सलूक किया है तो मैं भी उसकी कर्जदार हो गई। कभी मौका मिला तो सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा करूंगी। लेकिन तुम इस वक्त प्रीत को क्या सबक देने जा रहे थे? क्या उसकी ज़ुबान हमेशा के लिए बंद कर देना तुम्हारे पेश नज़र तो नहीं था? मैंने पहले से कोई वादा प्लान मरतब नहीं किया था, मगर मैं जानता हूँ कि एक बार तन्हाई में उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके अंजाम से बाखबर कर दूँ तो वो अपने खौर से बाहर निकलने की हमाकत नहीं करेगी। दूसरों की तरह वो भी मेरी मौत का तमाशा कई बार देख चुकी है। तुम कब तक इसी तरह खुद को मुसीबत और खतरों के दरमियान उलझाते रहोगे? उसके लहजे में इल्तिजा थी। अब तो मेरा दम घुटने लगा है। मेरी बात मान लो मोहन, किसी बुरे समय का इंतजार किस लिए? हम क्यों न सब कुछ छोड़कर कहीं वीराने में जाकर दुनिया की नज़रों से रूपोश हो जाएं। अब तो ज़िंदगी का बोझ भी गिरां गुजरने लगा है और मैंने भी यही सोचा है कि अब शायद रियासत राजेपुर से दाना पानी उठने का वक़्त करीब आ गया है। मैंने दिल में IG मेहता और साधु देवराज की बातों को याद करते हुए उदास लहजे में कहा, बस एक ज़रा गुबार छटने का इंतज़ार है। विनेश बता रहे थे कि रियासत में बाहर के 3 आला अफसर बड़ी हवेली के सानहे की तफ्तीश करने के लिए बुलाए गए हैं। हाँ, और तुम इस कदर मुतमिन नज़र आ रहे हो, उसने हैरत से कहा। इसके सिवा और क्या कर सकता हूँ? वो थोड़ी देर खामोश खड़ी मेरे चेहरे को तकती रही, कुछ सोचकर चौंकी। ये राजकुमारी कमल की बातें जो भून में गर्दश कर रही हैं, तुमने इनको क्या मैंने पहनाए हैं? ये दिल आज़ार बातें हैं शारदा, जो राजकुमार विनेश का सुकून बर्बाद कर रही हैं। मेरी ज़ुबान से रवानी में निकल गया। क्या मतलब? शारदा को तज्जुब हुआ। क्या विनेश भी? उन्होंने कभी अपनी ज़ुबान से खुलकर इतराफ़ नहीं किया, लेकिन मैं उनके बहुत करीब हूँ, इसलिए अंदाज़े तो कायम कर सकता हूँ। और मैंने बात घुमाने की कोशिश की। मैंने महसूस किया है कि विनेश इन खबरों को सुनकर उदास हो जाते हैं, मगर विनेश ने कभी मुझसे जिक्र नहीं किया। यही इल्ज़ाम तो तुम्हें भी दे सकता है। मैंने शौकी से मौजू तब्दील करने की कोशिश की। तुमने भी तो चोरी पकड़े जाने से बेशतर विनेश को ये नहीं बताया था कि एक मशकूक आदमी तुम्हारे मन मंदिर में नकब लगा चुका है। वो शर्म से दोहरी हो गई, बात आगे न बढ़ सकी। दूर से किसी के कदमों की आहट उभरी तो शारदा तेजी से हाथ छुड़ाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं तेजी से पलटकर विनेश के महल की सिमत आ गया। फिर मौका गनीमत देखकर रानी पारो के कमरे में दाखिल हो गया। दरवाज़ा खुला मिला तो शायद उसे मेरा ही इंतज़ार था। पारो ने अचानक मुझे देखा तो लपक उठी और तेजी से दरवाज़ा बंद किया और फिर बेताबी से हाथ फैलाए महबूबाना अंदाज में मेरे करीब आई और मैंने उसे अपने मजबूत बाहों के सार में छुपा लिया। वो मेरी आगोश में समाई तो मैंने महसूस किया कि उसका सीना अंदर से गरज रहा था। शायद बहुत सारे बादल इकट्ठे हो गए थे जो खुलकर बरसना चाहते थे। उसका जज्बाती अंदाज बिच्छू बनकर मुझे डंक मारने लगा और मैंने उसे बड़े एहतियात से गोद में उठा लिया। उसकी खुद सुपुर्दगी का आलम मुझे दीवाना कर रहा था। हालात ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं तन्हा कई बहादों पर अपनी बका की जंग लड़ रहा था। मेरे दुश्मन मेरे खून के प्यासे थे। वो मेरे गिर्द अपना घेरा तंग करने की खातिर अपने हाथ पैर मार रहे थे। ना जाने कब से मैं सुकून की नींद की लज़्ज़तों से महरूम था। पारो के जिस्म की गर्मी, उसके देखे भाले जिस्म का गुदाज मेरे लिए नरम और मखमली गद्दों से ज़्यादा फरत बख्श साबित हुआ। वो भी इन्हीं हालात से गुजर रही थी। बड़ी हवेली के साने से पहले वो भी मेरे साथ 10 जिंदा इंसानों को गोलियों से भूल डालने के अमल में शरीक थी। वो फूल थी, नाजुक बदन थी, लेकिन एक औरत थी, इसलिए मेरे मुकाबले में ज़्यादा इंतशार की कफ़ियतों से दो चार थी। उसे भी सुकून की तलाश थी। मैंने साधु संतों और जोगियों पंडितों की तरह कभी जंगल बियाबान में जाकर नफ्स कशी की खातिर कोई जाप नहीं किया था। जो लोग शराफत और नफस पर काबू पाने के लिए बुलंदो बांग दावे करते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इंसान हूँ, एक आम इंसान जिसके अंदर एक वैशी इंसान छुपा बैठा रहता है जो मौका महल की मुनासबत से उसे उकसाता रहता है। पारो जैसी कम सन, नाजुक अंदाम और हसीन साथी का कुर्ब मेरे लिए बड़ा हैजान अंगेज था। उसकी दिलबराना अदाएं और बहकी बहकी सांसें मेरे होश उड़ा रही थी। मेरी अक्लो खुद पर औस की बारिश शुरू हो गई। रगों में खून की गर्दिश मेरे इख्तियार से बाहर थी। वक़्त और मसरत के तकादे पारो की बिखरी बिखरी सांसों के आगे हीच हो गए। वो महकदा थी, जामे शराब थी। उसकी नाजुक बाहों का हिसार, जिस्मानी नशीबो फरादो गदाज मुझे सरकशी पर मजबूर कर रहे थे। उसे साकी गरी का फन आता था। मुझे अंदेशा था कि मेरे जुनून के आगे उसका शीशे जैसा मरमरी जिस्म टूट कर बिखर ना जाए, लेकिन मेरे ऊपर एक आलम बेखुदी तारी थी। मैं बहुत दिनों का प्यासा था।
बड़ा हुआ जाम सामने छलक रहा तो तौबा तो टूटने में देर नहीं लगती। मैंने अपने अंदर छुपे हुए वैश्य इंसान की तमाम हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खोल दी और पारो के जिस्म ने एहतजाज किया तो मेरी सरकशी दो चंद हो गई। हम दोनों उछलती चिंगारती मौजों पर हकीर तिनकों की तरह डूबते रहे। फिर तूफान का जोर टूटा तो मैं उठकर फर्श पर बिछे दबीज कालीन पर चारों शाने चित लेट गया। पारो के जिस्म की भीनी भीनी खुशबू अभी तक मेरे अंदर रची बसी थी। मैंने आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में हर बात से बेनियाज हो गया। मुझ पर गनूदगी की कैफियत तारी हो रही थी। इंसान थका मांदा हो तो उसे फांसी के फंदे पर भी नींद आ जाती है। मैं तो पारो रानी के शबस्तान में मौजूद था। मैं ज़्यादा देर अपनी हालत में नहीं रह सका। पारो की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो मेरे करीब ही फर्श पर बैठी थी। सोना मत मोहन, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। कहो। मैंने उसे नशीली आंखों से देखा। ऐसे नहीं, वो उठते हुए बोली। तुम इधर सोफों पर आकर बैठ जाओ। पूरी तरह बेदार होकर मेरी बातें सुनो। मैंने पारो के हुक्म की तामील में देर नहीं लगाई। शायद उसके पास मेरे लिए बहुत सारी खबरें जमा हो गई थी जो मुझे मुंतकिल करने के लिए वो मुस्तरब थी। आज शाम मेरे पास छौनी से एक दरीना वाकफकार का फ़ोन आया था। क्या कह रहा था मैं छौनी के हवाले पर पूरी तरह होश में आ गया। तुमने उसका नाम नहीं दरियाफ्त किया। अब नामों में कुछ नहीं रखा पारो, काम की बात करो। उसका ख्याल है कि बड़ी हवेली के साने की तफ्तीश के लिए जो 3 अफसरान रियासत राजेपुर में वारद हुए हैं वो अपने काम की इब्तदा करने से पहले ही कंवर जगदीप के हाथों बिक गए हैं। पारो ने तशवीश से कहा। और वह तीनों जगदीप से मिलने बड़ी हवेली गए थे। फिर जगदीप उनके हमरा कहीं और भी गया था और वह सब एक गाड़ी में थे जिसे सोशेल नामी अफसर ड्राइवर कर रहा था। उनकी वापसी खासी देर में हुई। फिर सोशेल की जीप जगदीप को बड़ी हवेली छोड़कर वापस चली गई। वो बड़ी हवेली से निकल कर किस तरफ गए थे, मेरे अंदर दोबारा अथल पथल शुरू हो गई। इसका इल्म नहीं हो सका और उस बात की क्या ज़मानत है कि तुम्हारे मुखबर ने जो इतला दी है वो दुरुस्त है।